17 से तो हमने राइडिंग शुरू करी थी और 18 पे इन्होंने हमें कन्याकुमारी पहुंचा दिया था। हमने 7,700 किलोमीटर मैंने किया था और 22 डेज हमारी राइड थी और 7,700 किलोमीटर है, जिसमें से 4,005 किलोमीटर सोलो था मैं। और उससे जबकि हम 6 निकले थे एक साथ। नहीं, उसमें फ्लड्स का चक्कर था। बेंगलोर पहुंचते मैं वापस जा रहा हूँ निकल लिए सारे लोग। क्यों मतलब उस टाइम पे सब अपनी बाइक शिफ्ट क्यों करवा रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। मैं बोला यार पूरी राइड तो कंप्लीट करो, ठीक है फ्लड्स आ गई, आगे नहीं जा सकते तो हवाई जहाज में निकल लिए। बाइक अपनी पैक कराई, अरे कह रहा हम तो जा रहे हैं हवाई जहाज में, बाइक आती रहेगी हमारी। हम बच गए थे, जायद मैं और अमित। हमने फिर बेंगलोर कवर किया था। अमित भी पहले सोच रहे थे कि मैं उसमें केज में डाल के चले चलूंगा, फिर कहते यार बड़ा खर्चा है। फिर कहते नहीं मैं ड्राइव करूंगा, लेकिन फिर वो यार नॉन स्टॉप भगा के ले गया। मैं बोला 2-3 दिन हमने और एक्स्ट्रा करी थी फिर आपके साथ। फिर मैंने आंध्रा और ये वाला सर्किट एक्सप्लोर करा, आंध्रा एमपी, बेंगलोर से पहले हम्पी और फिर आंध्रा की दूसरी साइड बादामी केव्स ना, बादामी, और फिर उस साइड दूसरा जो ग्रैंड कैनियन है, कौन सा आपने ग्रैंड कैनियन किया था, फिर मैं बेंगलोर निकल गया। आपको फुटबॉलर से मिलना है। इनका वो बड़ा फुटबॉलर है, पहचान सुनील छेत्री। अरे सही में इनका रिश्तेदार है मेरे भाई का लंगोटिया है। अरे तो भाई कभी भी आपके घर चला गया, 2-3 दिन मारा, मजे करे उसके साथ। वहां से फिर मैं कन्याकुमारी निकल गया, कन्याकुमारी से फिर रामेश्वरम, धनुषकोडी, वहां से फिर वापसी रूट किया। तो फिर तो बहुत अच्छी ट्रिप रही होगी आपकी, तो मेमोरेबल। कॉलेज भी गया था मैं अपने, कॉलेज तो मैं भी आपके साथ ही था। 25 साल बाद गया था अपने कॉलेज, बेंगलोर के पहले है हमारा। टीचर्स वगैरह थे वहाँ पे? एक टीचर मिला था मैं, हरपन हल्ली। याद है मेरे को जगह, ये नाम याद है। सुनील छेत्री याद है। जगह याद रहती ना, इंटरेस्ट की बात है। क्रिकेटर के नाम याद रहेंगे, अब फुटबॉलर तो यार मेरा इंटरेस्ट नहीं, वो बहुत फेमस, वो फेमस तो है बंदा, मैं मानता हूँ भाई। और हो रहा है। अच्छा, तो अभी भी वही गुजरात ट्रिप फाइनल करी थी पूरी, जो नॉर्दर्न गुजरात और रन ऑफ कच्छ वगैरह करके आएंगे। तो फिर यही हुआ, मैंने कहा देखो औरा से कर लेंगे तो 10,000 में मैं पूरा निकल जाएगा। माउंट आबू से स्टार्ट कर रहे थे पहले तो मैंने कहा यार देखो वाइफ मानेगी नहीं, वो बोलती है कि ट्रैवल करना है तो सफारी ही होगी, लॉन्ग ट्रैवल चाहिए तो सफारी चाहिए। वो मतलब वो एक कंफर्ट जोन बिल्डअप हो गया है। अब सफारी होगी 10 साल पुरानी, इसलिए यहाँ नहीं रखी, इसलिए मैंने भेज दी। उसके 10 साल हो जाएंगे अभी पूरे, और फिर यहाँ पे बड़े इश्यूज रहते हैं। अभी ग्रैब 1, 2, 3 लग जाएगा तो गाड़ी लॉक करके रखो, इसलिए फिर मैं अभी और रखूँगा, वो CNG है और तो मैंने कहा सफारी का तो खर्चा भाग जाएगा, चलो भागेगा तो भागेगा। नहीं, वो फिर आप कंफर्ट भी तो है ना उसके साथ। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है कि कुछ मतलब मुझे ये नहीं देखना कि कितना सामान कम करना है या जो है पीछे। मोटा 2 ही चीज होती है पीछे इंसान की रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट कंट्रोल और दूसरा सामान। अगर ये दोनों आपके पास है ना तो आप कार इसी के लिए तो बनी है, वो बाइक में नहीं कर सकते। बाइक में सामान कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसके मैंने पहले बहुत किए हैं, बट नहीं आपने देखा है, फोटो डाली थी आपने लद्दाख की। मैं पहले तो बिल्कुल इंडेफिनेट कर देता था। तो मैं सोचता ही नहीं था। और पहले तो तब क्या होता था ना, तब ये सब इतने रूट पे मैकेनिक नहीं होते थे। आपको सीधे ले में मिलेगा या इधर कीलोंग में मिलेगा। तो शुरू से आदतें ही गलत पड़ गई हैं। गलत क्या, उस टाइम के हिसाब से सही थी कि भाई सारे स्पेयर्स लेके चलो, पाने लेके चलो, पंचर के लिए लेके चलो। तो ये एवेंजर होती थी पहले, एवेंजर में तो ट्यूब होती थी। पंप लेके चलो, फिर नया वो USB वाला इन्फ्लेटर आ गया, वो लेके चलो। मतलब दुनिया जहां की सारी चीजें इकट्ठी कर लेते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रूट्स इतने कॉमन हो गए हैं और इतने ज्यादा हो गए कि आपको ना हाथ देके भी कोई रोकोगे तो बोल दोगे भैया तेरे पास ये तो मिल ही जाएगा, आपको स्पेयर ले जाने की जरूरत नहीं। पर दोनों में डिफरेंस किसमें? पहले का मजा और अब की कंफर्ट विदाउट लगेज यू मीन? हाँ, विदाउट लगेज तो देखो यार आप टेंशन फ्री तो हो ही ना। उसमें क्या होता है, अब जितना सामान आपका होता है, एक तो पहले बांधने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लांबा जी गवाह है, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो मेरे साथ पिलिन था, अरुण था। अब अरुण का भी सामान प्लस अरुण तकिया वकिया लेके सब कुछ अपना गद्दा वद्दा लेके बैठता था कि भाई मेरे को कंफर्ट चाहिए।
अब वो बाइक को रेडी करना ही अपने आप में मुसीबत है। सुबह उठो, आधा पौना घंटा बाइक को बांधते ही रहो, सारे लगेज लुगेज बांधते रहो, सारा सामान रेडी करो, बाइक को रेडी करो, और उस बीच बाकी सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई हम अब इनके तो क्या होते थे, वो कौन से पैनियर होते थे साइड वाले जब बनाए हुए थे ना, एक लंप उनके अमित भाई के साइड वाले कौन से थे, उनके तो साइड वाले कौन से होते हैं, पैनियर ही बोलते हैं। प्लास्टिक वाला नहीं, कोई मटेरियल होता है कुछ स्पेशल। अच्छा ABS। नहीं वो ना लोहे के नहीं थे, वो फाइबर के थे हाँ कुछ। तो ABS कहते हाँ, हैं। फाइबर के होते हैं। हाँ तो वो भाई सीधे डाला, 2 ब्रीफ केसेस हैं, हाँ। अपना वहां पे ले आके ब्रीफ केस खोला, लगेज वगेज पैक किया, उठा के 2 ब्रीफ केस फट अंदर, रेडी टू गो। अब हम लोग क्या भैया, सैडल बैग लगाओ, उसके साथ बंजिया बांधो, फिर उसके ऊपर तकिए लगाओ, फिर वो और भी उसको ढकने के लिए कि भाई बारिश आ जाए, बारिश चल रही थी कंटिन्यूसली, तो वो बिछाओ, तिरपाल बिछाओ, पता नहीं दुनिया जहान की उसमें टाइम कंटिन्यूस बारिश थी। तो ये सब करते करते टाइम, अब पहले दिन भाई पेशेंस रख लिया लोगों ने, अगले दिन तो भाई सबकी फ्रस्ट्रेशन कि यार ये बंदा इतना टाइम लगाता है लगेज बांधने बूंदने में, मैं क्या करूं, लगेज ही ज्यादा है, साथ में पिलन भी है। तो लगेज का एक ये नुकसान है कि अगर आप लगेज बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हो ना, तो आपको फिर आधा पौना घंटा एक तो लगेज के लिए चाहिए, प्लस आपको बाइक का पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इज योर बाइक केपेबल। क्योंकि मैंने एवेंजर के साथ मैंने ना अपने बियरिंग्स 2 बार तोड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो टायर है ना, उसके बियरिंग्स टूट गए इस चक्कर में कि मेरा पीछे लोड ही बहुत ज्यादा पीछे, क्योंकि मैंने वो लोहे का मतलब पेट्रोल कैरियर्स भी बनवाए हुए थे, मैं तो दिखाऊंगा, वो पुरानी वाली सारी फोटोज हैं। तो इतना ज्यादा करा हुआ था कि उसके बाद पता चल गया कि बाइक की बेचारी की कैपेसिटी है नहीं, जितना तुम उसे लादते जा रहे हो। वो दिख तो रही है लदी हुई, लेकिन उसका जो बाहर जा रहा है ना, वो एक्चुअली टायर्स और उसके बियरिंग्स और उसके चीजों पे जा रहा है। वो धीरे धीरे छोटे छोटे जो मशीन के पार्ट्स हैं वो डैमेज होते आपस जा रहे में ही रगड़ के बहुत जल्दी खराब हो जा रहे हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका बियरिंग खराब होने लग जाता है तो वो डिसबैलेंस करेगी, हाई स्पीड पे ऐसे ऐसे हिलेगी। जैसे बीच में अब जैसे मैंने आशीष को बिठाया, तुम तो गवाह थे ना, आशीष बैठा और उसके बाद चौकर, अब आशीष की वजह से ब्रेक हुआ या झटके की वजह से ब्रेक हुआ, या हम स्पीड ब्रेकर पे उसके साथ उछल गए उस वजह से ब्रेक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आ गया, विदाउट सेंट्रीफ्यूगल शॉकर जो है, तो बाइक ना ऑलमोस्ट घोड़ा बन जाती है। फिर आप ऐसे 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 कर करके ना वो ऐसे ऐसे चलती है, फिर तो उसको फिर आप स्पीड में नहीं चला सकते, फिर 80-90 से बियॉन्ड तो वो डिसबैलेंस होकर गिरी जाएगी। तो वही है कि आपको लगेज बिना लगेज के दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पर देखने में अच्छी लगती है बाइक, लोडेड बाइक अच्छी लगती है। उसके अलावा भी अगर आप लगेज खुद का लेके जाते हो ना, तो यू आर एटलीस्ट मेंटली सेटिस्फाइड कि कुछ छूटा होगा तो मैं देख लूंगा। हाँ, मैं तो देख ही लूंगा। अब जैसे तुम्हारे पास सारे स्पेयर्स होते हैं, तुम्हारा ये भी है ना, तुम्हारे पास भी स्पेयर्स होते हैं कुछ। मैं अब स्पेयर्स मिनिमल जैसे अलंकी रख के चलता हूँ और वो केबल टाइज रख के चलता हूँ। उसके अलावा मेरे पास और ज्यादा कुछ मैं रखता ही नहीं। अब पहले रखता था बहुत कुछ, सारे पानी का सेट वगैरह वगैरह, अब मैं छोड़ देता हूँ यार। बट ठीक है, ये भी अब देखो, उसका बेनिफिट भी यही है ना, फिर आप कैंपिंग कहीं पे लगा के बैठ जाओ, रास्ते की कोई दिक्कत। पहले तो हम जब एक उधर वाली एक राइड पे गए थे ना, तो वहाँ तो सिलेंडर विलेंडर भी साथ ले आते थे। अब तो ये ब्यूटेन वाले आ गए ना सिस्टम, पहले ब्यूटेन नहीं होता। अरे अच्छा। तो पहले क्या होता था, छोटे गैस के सिलेंडर उठा के 5 लीटर का सिलेंडर भरवा के उसके साथ जो उसके साथ अटैच जो भी तामझाम है, वो प्रेशर कुकर भी साथ लेके चल रहे हैं भाई। चिकन बनाया वहाँ पे। अब तो बहुत सारा फोल्डेबल सामान मिल गया है इन्हीं चीजों को रिक्रिएट करने के लिए, बट जब पॉसिबल नहीं था तब करना पड़ा था। तब मतलब डेयरिंग चाहिए, क्योंकि आप तो मतलब आप हो ही उस नहीं, हम लोगों ने तो रूटीन के हम किया ही है वो तो वो रेगुलरली बेसिस पे सैटरडे संडेज में देखना, क्योंकि आपका तो ये होता है ना वीकेंड पे करते हैं जाके देखना कि यहाँ पे कुछ तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, रूटीन चेकअप्स वगैरह, और उसमें फिर वो एंजॉय भी करना मूवमेंट्स को। हम लोगों ने तो शुरुआत में मतलब उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रेडी टू मेड वगैरह स्टफ भी नहीं था, तो हर बार एक कोई नई कपूर की टिक्की आती थी। अच्छा, इस बार ये ट्राई करके देखते कितनी देर में मैगी बनाती है। क्योंकि जब व्हेन यू आर ऑफ द ग्राउंड फॉर 7 days 15 days ऑफ द ग्राउंड किया मैंने, 15 days ऑफ द ग्राउंड आप कितना भी, अच्छा हम लोग तो पैदल चलते हैं, पीठ पे सामान है, कितना लाद सकते हो, देयर इज अ लिमिट टू इट, ठीक है। आप राशनिंग कर दो, कुछ कर दो, स्टिल रिक्वायर्ड। तो 7वें-8वें दिन के बाद आपका सामान ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप बस ढूंढते हैं कहाँ से क्या है ना। वो लोग बहुत ट्राई करते थे
कुछ ऐसा कर ले वैसे कर, बहुत शुरुआत में। अब तो पता नहीं कितने ऑप्शंस आ गए। शुरुआत में मैं बात कर रहा हूँ 11-12-13 की, तब चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती थी। पहले ऑफ द ग्राउंड तो कल्पना कम की जाती थी उसकी, मतलब ऑफ द ग्राउंड तब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि सुना तो जो है। सांप काट के खिलाना जंगल कैंप में। आपने खाया था क्या? नहीं खाया। नहीं खाया ना, मैंने भी नहीं खाया। मतलब हम बट वो इसीलिए होता था कि ऑफ द ग्राउंड तब तो ये चीजें होती ही नहीं थी, तो भैया जो मिल रहा है उसको काट के खाना। ऑफ द ग्राउंड का यही मतलब था कि आप गांव में जाके नहीं मांग सकते आप। बेयर ग्रिल्स। हाँ, प्रॉपर ऑफ द ग्राउंड का वही मतलब है हमारे यहाँ। मतलब you cannot be seen by the villagers. They should not come to know कि you are there in the jungle. अज्ञातवास चल रहा था। हाँ, proper। हमारी स्पेशल यूनिट से पूरा उसी में था प्रोग्राम। पूरा मुझे लगा तो had to do for this. Yes. प्रोटोकॉल्स होते थे फॉलो नहीं करो। भाई, आप काम करने के आपका काम हैम्पर हो जाएगा ना अगर आप दिख गए तो। वही तो है पूरा। मतलब आई हैव डन वन ऑपरेशन जो इस तरीके से लॉन्च करा गया था कि नो वन शुड नो द फौज इज देयर। तो उन्होंने क्या किया, फौज ऑलरेडी थी वहाँ, उसकी एग्जिट और हमारी एंट्री की टाइम इतनी सेम करी कि आदमी को लगे अगर हम गलती से दिख जाए तो सामने वाले को लगे कि एग्जिट कर रहे हैं, एंड वी हैव टू मूव इन दैट फैशन। होता है ट्रिक ऑफ द शेर है। पर वो जो आप बता रहे हैं ना, वो तो लाइक माय फादर भी वो भी आए हुए हैं, घर भी हैं, सो उनको शौक था, तो उन्होंने ये खरीदी MM 540 93 में। 97 आई वाज 13 ईयर ओल्ड। चल नेपाल चलते हैं। तो एक मेरे मामा के लड़के जो कि 18-20 साल के थे, जो गाड़ी चला लेते थे, जिससे 2 ड्राइवर होते, पापा मम्मी, मामा की लड़की और हम 2 भाई, मैं और मेरा छोटा भाई। पापा ने क्या किया, वो पीछे वाली सीट होती थी आमने सामने वाली, एग्जैक्टली सेम साइज का तख्त बनवाया जो बीच में फिक्स हुआ। उस तख्त के नीचे वही 5 लीटर का सिलेंडर, आटा, चावल, दाल वाल, प्रेशर कुकर सब। और वो एक्चुअल रोड ट्रिप करी। अब तो हम वो उसकी कल्पना ही नहीं करते। मतलब वी हैव बीन प्लानिंग सो मच। इस बार मम्मी बोल रही है गुजरात ट्रिप में ना वो रख लेंगे सिलेंडर। मतलब बोले यार वो वाली ट्रिप बड़ी मिस कर रहे हैं कि वो रास्ते में कहीं भी रोका, खाना बनाया एंड देन यू नो वहीं पे लेट गए, फिर आधे 1 घंटे बाद उठे एंड देन एंड ये उन्होंने विद फैमिली करी है। मतलब हम 2 उनके बच्चे भी साथ में थे। मैं 13 साल का था, छोटा भाई 8 साल का था। तो या कहीं ना कहीं इसी से मुझे ये आदत पड़ गई है, या मतलब इंटरेस्ट आता है। मेरा बेटा है अभी 7 साल का है, अभी उसको भी लाइकिंग है कि हाँ कार ट्रिप के लिए वो मना नहीं करेगा कितनी भी लंबी खींच लो। ये है। सो आई रिमेम्बर दैट, तो स्टोव लेके फिर उसको जला के फिर पापा उसके ये हो गया 7th 8th में ये हुआ, 10th में फिर पापा ले गए 4 धाम सेम वे फिक्स किया। इस बार उन्होंने भाई भी हटा दिया, बोले इस बार मैं अकेला गाड़ी चलाऊंगा। एंड साथ में हमारी जो बाई थी उनको ले गए, बोले इनको धाम कराते हैं क्योंकि इतने सालों से सेवा कर रही हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो रास्ते में गाड़ी बंद। अच्छा नॉर्मली गाड़ी हमारी कभी बंद होती नहीं थी, उसका ये था हमेशा घर आके बंद होती थी। और हो गई बंद, एकदम घुट जंगल। पापा करे क्या करें, और गाड़ी छोड़ नहीं सकते। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई और गौरव को छोड़ दे, बिकॉज आई वाज 14 ईयर ओल्ड, 14-15 का होने वाला था, तो बिग इनफ। उस टाइम पे हाइट बहुत छोटी थी मेरी, आई वाज 5 रहा हूँ, बट बहुत दुबला पतला ही ऐसा सा नहीं था। बट तो छोड़ के पापा चले गए। फिर सुबह वो मिस्त्री लेके आए, और बहुत दूर नहीं था गाँव पर, वो गाड़ी बस बंद हो गई। तो मैं और भाई रात को जंगल में सोए, जितनी भी आवाजें आती थी वो यादें भी हैं। वो फिर अपने फर्स्ट ऐसी याद होगी ना जो जंगल की आवाजों से सोच रहे होगे भैया कौन सा जानवर कहाँ घूम रहा है। हम तो जब कैंप में रहते हैं तभी बाहर अगर जानवर की आवाज आ रही होती तो थोड़ा डर सा लग जाता है भाई हमारे तो अगर आ जाए ना। अच्छा नहीं, हम लोगों को तो इसमें तो इतनी होगी, बगल से सांप सूप निकलते ही रहते हैं बहुत। अब तो आदत पड़ गई थी पूरी उसमें, मतलब वो तो आदत है, तो उसमें तो इशू नहीं होता। कैंप का लेने की बड़ा रिस्क होता है। अगर आप किसी वाइल्ड एरिया में लगा लो ना, और अगर रात को आप सोए हुए हो, रात को 12-1 बजे सो रहे हो और आवाज नींद खुल जाएगी, बाहर खतरनाक जानवर की आवाज आपके टेंट के बाहर ही आ रही है, मेरा जो फिर हिम्मत नहीं होगी इसको जो मेरा कोबरा का सेकंड लास्ट ऑपरेशन था, दैट वाज सो वाइल्ड। यही वाला जो मैं बता रहा था चुपके से। अब चुपके में क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी साइलेंट, ना आग ना कुछ ना कुछ। तो आई हैड डॉग्स,
मेरी स्नाइपर बहुत अच्छी एंड व्हाट हैपेंड, मैं उसको लेके जा रहा था, मतलब लड़के लेके जा रहा था, उसका कमांडिंग ट्रूप्स अचानक से वो अड़ गई। अच्छा मैं भी ना डॉग लवर टाइप हूँ, बचपन से डॉग्स पाले हुए हैं, तो मुझे रियलाइज हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि ये ऐसे रिएक्ट नहीं कर। आई कुड सी ऑन हर फेस, जो कहते हैं पेल एकदम, कुछ बड़ी गड़बड़ है। फिर मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा हम 50 मीटर बाहर चले गए, और वहाँ पे 50 मीटर मीन्स अ लॉट, मतलब जंगल में ना आप गलत जरा से चले गए 50 मीटर में बहुत चेंज हो गया। तो फिर पीछे वापस आए, अपने राइट हो गए थोड़ी देर में, तो हमने रखा था, हम एक पॉइंट पे वेट कर रहे थे, एक पॉइंट पर मर गए, एक एक्शन पॉइंट था, रेस्टिंग पॉइंट था, रेस्टिंग पॉइंट से मैसेज आता सर एक शेर आ गया क्या। ओ भाई साहब मैं जस्ट इमेजिन, उसने वो स्मेल कर लिया था। अच्छा उसके पहले हमें आवाज आई हाथियों की चिंगारने की। हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा रेस्टिंग प्लेस था वो बैम्बू का एरिया था, और बैम्बू एरिया में इशू ये है कि रात को हाथी खाने आ सकता है बैम्बू, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल एनफ, क्योंकि वो तो एक बंदा लगेगा आपको फिर जो रात भर गार्ड करे, और लेकिन फिर वो आवाज भी तो नहीं कर नहीं, सकता हम बंदा। तो 4-5 लगा के रखते थे। लेकिन बंदा एक मेरा बंदा आवाज तो भी छोड़िए, एक बंदा तो मिनिमम हो ना, चाहिए हमारे तो अगर छोटे छोटे कैंप्स है तो हर एक कैंप के लिए एक बंदा चाहिए तो होगा। हम लोगों का वो रहता है ना, प्रदीप भाई जानते बट हैं स्केयर सारी कैसे चीजें। करोगे एलिफेंट को फिर, अगर जब आप स्केयर नहीं, बंदे तो उठ जाए। बंदे हो जाए, हाँ, ये बस करते हैं। नहीं वहां से निकले कैसे, ठीक है, तो वो वहां तक तो ठीक था। शेर इज डिफरेंट, क्योंकि शेर तो चुपके से आएगा, खींच के ले जाएगा। वो अब मैंने डबल करा, डबल बंदे की भैया शेर है, रात को किसी एक बंदे को खरोच भी आ गया ना, मैं जवाब देते नहीं बनेगा मुझसे। दैट वाज रियली स्कैरी। और रास्ते में भालू वालू सब मिले, मतलब उस बार तो हमने कहा इस बार तो हमारी प्रॉपर वाइल्ड लाइफ ट्रिप हुई है। बस जिसको ढूंढने गए थे वो नहीं मिला, वो निकल गया कोई, वो आए ही नहीं। हम लोग वी आर ट्राइंग सम न्यू मेथड, यू नो, आपको टाइम टू टाइम ट्राई करने पड़ते हैं, अदरवाइज यू डोंट गेट रिजल्ट्स। देयर वाज समथिंग वेरी इनोवेटिव उस टाइम के हिसाब से, अभी तो खैर अलग ही चल रहा है मामला। इट वाज वेरी इनोवेटिव, मतलब वो एक ऐसी चीज है कि आज से 40 साल बाद भी आप यूज करेंगे, आई कैन गारंटी यू इट कैन गिव सक्सेस। जो मैंने सोचा था इट वाज सो गुड। ग्रिजली बियर देखा भी इस बार मैंने। हाँ, इसका नाखून ना यहाँ से यहाँ तक, इसका एक नाखून, ये इतना लंबा नाखून, फाड़ दे आदमी को। तो ये हम कहाँ सोचते हैं ना पे- हम लड़ सकते, नहीं लड़ सकते उससे। ग्रिजली बियर ग्रिजली तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा फाड़। ये मैं माउंट आबू में था अभी, सबसे जैसा आप dangerous लोगों को है। बताया मैंने, तो माउंट आबू ब्लैक बियर तो फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रिजली बियर सबसे खतरनाक। उसका साला ना, मैं देख के डर गया, मैं इतना लंबा नाखून, बहुत बड़ा। तो माउंट आबू में क्या? माउंट आबू में भाई वो जो मेरा घर है ना, उसमें रोज भालू निकलते हैं वहां से 5-7, ब्लैक बियर हो गया वो अपने स्लॉक किया था। हाँ। और एक वहां पे वो उसकी फैमिली घूम रही थी लेपर्ड की, ठीक है, मेरे गार्डन के अंदर आपको वाइल्ड रैबिट्स मिल जाएंगे, मतलब सीरियसली इतने बड़े, इतना बड़ा खरगोश मैंने पहली बार देखा है वहाँ। मतलब इतना बड़ा खरगोश कत्थई रंग का, पहली बार में मम्मी ने बोला यार क्या है ये, मैं कहा देखो साइज बहुत बड़ा नहीं है तो कुत्ता हो सकता है, आप चिंता मत करो। पर आप चिंता मत करो, तेंदुआ नहीं है, हाँ। क्योंकि तेंदुआ दिख रहा था वहां घरों में। तो वाइल्ड लाइफ का माउंट आबू में बड़ा अच्छा अनुभव है। वहाँ पे आपको रात को हम लोग निकलते तो बहुत ध्यान से निकलना पड़ता है वहाँ। जैसे मैं तो बाइक ही यूज कर रहा था क्योंकि सब आसपास में था, सो एक मेरे पास अपाचे थी 180, उसी को यूज कर रहा था। तो रात में एक डंडा बांध के निकलता था कि अगर कोई गलती से मिल गया तो कुछ तो होगा हाथ में मेरे। और फिर वहां पे क्या है कि ये जो बारिश होती है ना माउंट आबू में, किसी ने बोला था कहाँ आऊँ, तो मैंने डाला था कि माउंट आबू आओ। माउंट आबू में बारिश में, और किसी ने किया भी हुआ है, तो ही ऑल्सो मेंशन कि कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, पूरा धुंध होता है एकदम, बट उसका भी एक अलग आनंद होता है। बट ये है कि माउंट आबू सर्दियों में में नहीं, जनरली रहता ही है बारिश के टाइम में बारिश में एकदम धुंध रहती है, और बस वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि पक्के ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो, वहाँ लैंडस्लाइड नहीं होती, तो यू आर सेफ ऑन दैट साइड। बारिश के टाइम पे एक आध जगह लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ, पर वो लैंडस्लाइड उस टाइप की नहीं है। वो ये है कि अगर ये रोड है तो मान लो इसकी 1/4 टूट के गिर गई, वो मिट्टी होती है ना, वो साइड स्लश फ्लड होता है ना, वो सबसे खतरनाक। वो सब वहाँ नहीं है, वहाँ पूरी चट्टान है। वही तो बहा ले जाता है ये वो तो लद्दाख में बादल होता पड़ता है है ये कितनी सारा लद्दाख में Mud तो पूरे slide। कच्चे हैं। मडस्लाइड।
बारिश के टाइम पे लास्ट ईयर 15 अगस्त के टाइम पे हम लोग गए थे पुष्कर। जैसे ही पुष्कर एंटर करा ऐसा लगा कि हम लोग लिटरली पहाड़ों के अंदर हैं। मतलब पूरा धुंध, पूरा हाँ पूरा धुंध और पहाड़ दिख रहा है बीच में, और फील है कि आप एक्चुअली में पहाड़ में ही हो, ये रोड नहीं है, ये कुछ और है। मैं गया था माउंट आबू दिल्ली से, सो आई मैं एक्चुअली इतनी लंबी ड्राइव करता नहीं, मैं ऑलवेज पुट अ ब्रेक इन इट। तो जयपुर से अजमेर रुका था रात को, अजमेर से सुबह सुबह निकला था। तो अजमेर से दैट वो अजमेर पाली वाला जो रूट है, और उस दिन एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ रेनफॉल था, क्या सुंदर लगा। मैं कहा यार मुझे बिल्कुल श्रीनगर वाली फील आ रही है एकदम, मतलब रोड जा रही है सामने पहाड़, मतलब रोड बहुत अच्छी है, आपको लगेगा कि आप पता नहीं हाईवे पे चल रहे हो, पर सामने आपको दो पहाड़ दिख रहे हैं बादलों के बीच में। अभी तुम ना उदयपुर से अहमदाबाद करना, उदयपुर से जब निकल जाओगे ना उस साइड की तरफ, वो बहुत अल्टीमेट स्ट्रेच है। 30-40 किलोमीटर है, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत खुले हैं, बहुत सही। एक्चुअली गुजरातीज आते हैं ना वहाँ। अभी तो मैं बीच में अलवर वाला क्यों बनाता रहता हूँ ना, जब मैं सिंगल डे वाले करता हूँ, तुमने देखा होगा अलवर सर इसकी बेल्ट के आसपास इतनी राइड्स क्यों करता हूँ, क्योंकि ये सारी बिल्कुल ग्रीन होती है। जब आप मानसून जैसे खत्म होगा ना, सारी पहाड़ियों में ग्रीनरी, और अगर बादल होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब बादल एंटर कर रहे हैं तो अल्टीमेट फील आएगी। सी टू स्काई हाईवे है, बहुत ही शानदार। एक तरफ पूरा सी है, एक तरफ माउंटेन, इसीलिए नाम उसका सी टू स्काई हाईवे पड़ा हुआ है। वही जैसे हमारे उधर था साउथ में, हाँ, कि पहाड़ एक तरफ और सी एक वो तरफ। तो उसका स्पेशली काम ही है, सी टू स्काई हाईवे। और विस्लर जगह फेमस है, 2010 में वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए थे, वैंकूवर के साथ को होस्ट किया था विस्लर ने। तो वहाँ का काफ़ी मोनूमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पे उसके ओलंपिक के, तो काफ़ी मतलब टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। स्टार्ट करी एकदम जैसे थ्रॉटल दिया, फिर वहां पे बीच में ये थ्रॉटल में रुकने लग गए, हाँ, फिर मिसिंग मारने लग गए, फिर थोड़ा धीरे चलने लग गए, फिर दोबारा रेस देके इसकी बंदी हो गई थी। फिर हमने हापुड़ में बैठ के देखा क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आई, वो देख लिया, कूलेंट देख लिया, कूलेंट मैंने खोल के भी देख लिया था, गाड़ी का रंग सारा कूलेंट आ रहा होगा। उस टाइम पे वीडियो ये क्या गर्म में तो करना ही नहीं होता यार, मैं सोचा ढक्कन लूज होगा, और वो मैंने किया फिर। तो ये तो फिर वही है, उसको पता चल गया कि भैया आगे तो जा नहीं सकते। फिर वहीं से वापस गए, फिर हापुड़ से यहाँ पे वापसी आए, शर्मा छोले भटूरे वाला ये छोले नंबर भटूरे पे पे लगा, बड़ा गए। फेमस है, अच्छे बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। हाँ, तो सुबह सुबह पहुंच गए उसके, और भटूरे खाए बढ़िया से, फिर उसके बाद वापसी। छोले भटूरे खा के वापसी। मॉर्निंग मतलब 9 बजे तक हम वापस घर भी पहुंच गए थे अपना। सुबह 5 बजे निकले थे, आगे नैनीताल गए। छोले भटूरे खाए, 9 बजे घर वापस। घर वाले भी हैरान नहीं, नैनीताल हो गया, सुबह 9 बजे वापस भी आ गए। नैनीताल हो गया, मुलचंद हो गया। फिर पता है क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ बड़ा रेयर, जिसे कहते हैं ना, वो पता नहीं वंस इन अ वाइल वाला, वंस इन अ वाइल भी नहीं होगा। ओबेरॉय होटल है, बारिश हो रही थी, अब मैं साइड में रुका। अब इधर से हम जमपुरा वाला फ्लाईओवर करके करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंट्रेंस है ओबेरॉय की, वो मेरा एंट्रेंस नहीं है, वो स्टाफ की एंट्रेंस है। मैं उसमें पता नहीं उस टाइम पे बारिश हो रही थी, अब मैंने सोचा कैफेटेरिया होगा भाई, होटल है तो बाइक को सामने पार्क कर दिया। अब मैं साथ में, स्टाफ जा रहा था या गेस्ट जा रहे थे, वो मुझे पता नहीं, मैं उनके साथ ही चला गया, उनके पीछे मैं आराम से चला गया। मैंने होटल में एंट्री कर दी, और वो एंट्रेंस ओबेरॉय की गेस्ट्स के लिए नहीं है, गेस्ट्स के लिए मेन एंट्रेंस है, वो आगे से कट लेके लेफ्ट में लेते हैं, वो वहाँ से। अब मैं घुस गया अंदर, मैं मस्त ऊपर तक गया, मैं कह रहा लॉबी तो डिसेंट लग रही है, ठीक है, 5 स्टार होटल है, ओबेरॉय 5 स्टार आया था, पहली बार ही घुसा था। मैं कह रहा ठीक है यार, लॉबी वगैरह ठीक है, कैफेटेरिया सही है। ग्राउंड फ्लोर पे या उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग होटल मैनेजमेंट के वो होंगे स्टूडेंट्स वगैरह, उनकी ब्रीफिंग चल रही है रूम पे। मैं गेट खोल के देख रहा हूँ क्या चल रहा है, सारे यूनिफॉर्म में, सुबह के 5 बजे सुबह के 5 बजे। मैं कह रहा था मिलिट्री की फेल कर गए, कैसे सर्व करना है ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर साइड में कैफेटेरिया मिला, वहाँ पे मैंने मस्त खाया पिया, खा के मैं बाहर निकला। अब अंदर तक तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, हाँ भाई गेस्ट होंगे, राइडिंग अटायर में तो था ही, जैकेट नहीं थी गेयर वाली, बूट्स वगैरह डाल रखे थे। अब अंदर तक तो किसी ने नहीं पूछा, लॉबी में घूम के आ गया पूरा उधर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लिया होगा मैंने, आधा घंटा 20-25 मिनट कैफेटेरिया में। अब जब वापसी में आया तब वहाँ पे गार्ड पूछते सर आप कैसे, मैंने कुछ नहीं कैफेटेरिया आया था भाई।
कैफेटेरिया में खा लिया मैंने, ठीक है। कह रहे आप स्टाफ से हो, कैसे हो? काजल को मैं कह रहा नहीं। करने को। कह रहे आप घुसे कैसे? मैं कह रहा यहीं से। मैं कह रहा ऐसे कैसे? यहाँ से तो एंट्री अलाउड नहीं है, आप कैसे घुसे? कहाँ से आए हो आप? ये वो मैंने कहा भाई यहीं से पापा जग आया। रहे होंगे, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, जो करना है आप अपना कर लो। पापा तो जग रहे फिर होंगे। बाद में 10-15 मिनट यही फालतू की वो चली। फिर भाई रिकॉर्डिंग चेक कर लो, ज़्यादा है मेरी आईडी ले लो, अपना जो वेरिफिकेशन आपको सेफ्टी जो सही लगे वो अपना करो। फिर आधार कार्ड दिया, मैंने कहा मेरी बाइक सामने खड़ी हुई है, 2 बंदे आए सिक्योरिटी वाले, वो पहले बाइक तक गए। अब ठीक है, उनका सिक्योरिटी का भी जो भी उन्हें लगा वो प्रोसीजर मुझे ठीक लगा कि अननोन बंदा, बट लीनियंसी उसमें गार्ड की थी, अगर अलाउड नहीं है अननोन बंदा कैसे अलाउड कर गया, वो उसकी लीनियंसी थी उसको वहाँ। वहीं पता नहीं चला होगा। हाँ, कि कितनी भी भीड़ या रश कुछ भी हो स्टाफ का, एक अननोन बंदा अगर ओबरॉय 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी में अगर ऐसे तो बड़ी बात एंटर कर गया, बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके का लूप होल है सिक्योरिटी का। तो ठीक है, बाद में मैं यही बोल के आया भाई तुम मरवाओगे किसी दिन, तो अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो। ऐसे मैं घुस गया, आगे चल के इसके अंदर कोई वीवीआईपी बैठा होगा, उसकी तो तुम लंका लगवा दोगे। तो सिक्योरिटी फायर हो जाएगी फिर तो। security- और क्या, मैं कह रहा है तुम्हारा लूप होल है, ज़्यादा वो मतलब कोई सीनियर आ गया तुमको लंका लगेगी। फिर वो आधार कार्ड मैंने अपना दे दिया, बाकी मैं आके वापसी, लोकेशन तो गायब थी, तो राइड रूटीन भी कि वहीं छूट गई। तो टीवी की राइड पे पहली राइड में आया ही नहीं था तू। हाँ वो मैं बताता रहा हूँ, मीटअप वाला वो ही नहीं मिला, मैं घूमता रह गया। मैं कह रहा यार